हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फार्मेसी क्लासेस बाय आरती मैम। तो अभी हम एक वीडियो की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम बी फार्मा के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर सभी के जो प्रीवियस 3 साल के पेपर हैं उनको सॉल्व करके उनके वीडियोस लेकर आएंगे। तो आज जो हमारा वीडियो है वो है बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर के फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री सेकेंड का 2019 और 20 वाला पेपर। 2019 और 20 वाला पेपर हम आज इसका वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा 2019 और 20 वाला सेक्शन ए है, आज हम उसको कवर कर लेंगे इस पेपर को, क्योंकि अगर सारे क्वेश्चंस एक साथ करो तो वीडियो बड़ी बन जाती है, इसीलिए हम छोटे छोटे वीडियो बना के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो सेक्शन ए है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है एनलिस्ट जनरल केमिकल टेस्ट फॉर टर्पेनॉइड। टर्पेनॉइड्स जो होते हैं इनके 3 केमिकल टेस्ट होते हैं, नॉलर टेस्ट, एंटीमनी ट्राइक्लोराइड टेस्ट एंड सेल्कोवास्की टेस्ट। बी क्वेश्चन है कि राइट द स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर कैफीन। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट लिखना है कैफीन का। कैफीन जो होता है ये प्यूरिन एल्कलॉइड कैटेगरी का ड्रग होता है, प्यूरिन एल्कलॉइड कैटेगरी का। तो क्वेश्चन आपसे थोड़ा घुमा के भी पूछ सकते हैं, वो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि राइट द केमिकल टेस्ट ऑफ प्यूरिन एल्कलॉइड। तो आपको याद रखना है प्यूरिन एल्कलॉइड पूछा जाए या फिर कैफीन पूछा जाए, आपको क्या लिखना है, म्यूरेक्साइड टेस्ट या म्यूरेक्साइड कलर रिएक्शन भी बोलते हैं इसको, दो नाम होते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, हम कैफीन के क्रिस्टल लेते हैं और उसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाल देते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड HCl डालने के बाद में इसमें कुछ परसेंटेज में डाल देते हैं पोटेशियम क्लोरेट, और जब हम इन दोनों सॉल्यूशन से मिला हुआ जो कैफीन के क्रिस्टल है उसको इवेपोरेट करवा देते हैं वाटर बाथ पे। जब वो ड्राई हो जाता है तो जो क्रिस्टल है वो रेड कलर के हो जाते हैं। कैफीन के जो क्रिस्टल होते हैं ये व्हाइट कलर के होते हैं, लेकिन जब हम ये वाली दोनों चीजें डालेंगे तो वो रेड कलर के हो जाएंगे। और ये रेड कलर आ गया, लेकिन अगर इस रेड कलर के पाउडर के अंदर भी हम अमोनिया डाल देते हैं, अमोनिया, तो ये वॉयलेट हो जाता है। इतनी चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे सी क्वेश्चन। सी क्वेश्चन है एनलिस्ट थेराप्यूटिक एंड कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ सेना एंड विनका। सेना और विनका की थेराप्यूटिक और कमर्शियल एप्लीकेशन लिखने हैं। तो देखो थेराप्यूटिक और कमर्शियल एप्लीकेशन जो होते हैं ये सेम ही होते हैं। तो यहाँ पर हम इसके आंसर के अंदर मैंने इसमें इस तरह से भी लिखा हुआ है कि आपको लिखना कैसे है एग्जाम में, आप इस तरह से ही लिखिएगा, क्योंकि अगर थ्योरी सी भर देते हो पूरा पेज तो वो अच्छे से ना समझ नहीं आता एग्जामिनर को जब वो चेक करता है। तो आपको इसी फॉर्म में ही लिखना है जैसे मैंने लिखा है। यहाँ पे जो आंसर है हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे थेराप्यूटिक और कमर्शियल एप्लीकेशन सेना की। जैसे यहाँ पे हमें सेना और विनका के बारे में पूछा है तो पहले हम सेना की लिखेंगे। सेना जो है ये इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ होता है लेग्जेटिव, जिसके लिए हम इसको मोस्टली यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम सेना को और भी चीज़ों में यूज़ करते हैं, जैसे सेना यूज़ होता है रिटेंट परगेटिव की तरह, सेना यूज़ होता है कैथोटिक की तरह, और सेना यूज़ होता है क्लीन करने के लिए सिस्टम ऑफ वर्म्स को। इसके बाद में लिखेंगे हम थेराप्यूटिक एंड कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ विनका। 2 पूछे थे सेना और विनका, तो सेना कंप्लीट हो गया है, अभी विनका करेंगे। विनका का जो सबसे अच्छा एप्लीकेशन होता है इसका, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आपको जो भी एप्लीकेशंस लिखने हैं वो आप जो उसका मेन यूज़ होता है ना ड्रग का, वो सबसे पहले लिखना। जैसे सेना का मेन यूज़ लेग्जेटिव होता है तो वो सबसे पहले होना चाहिए। विनका का मेन जो एप्लीकेशन होता है या मेन यूज़ होता है वो एंटी कैंसर होता है, इसीलिए आपको सबसे पहले एंटी कैंसर ही लिखना है। तो यहाँ पे एंटी कैंसर में यूज़ होता है विनका, और एंटी कैंसर भी, क्योंकि कैंसर बहुत टाइप के होते हैं तो इसको हम किस किस कैंसर में यूज़ कर सकते हैं, इसको हम ल्यूकेमिया में यूज़ कर सकते हैं, हॉटकिंस में यूज़ कर सकते हैं, मैलिग्नेंट लिम्फोमास में यूज़ कर सकते हैं एंड न्यूरोब्लास्टोमा में यूज़ कर सकते हैं। और इसके यूज़ क्या हो जाएंगे, एंटी कैंसर के अलावा डायबिटीज़ में इसको यूज़ करते हैं, सोर थ्रोट में इसको यूज़ करते हैं और डायूरेटिक में इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। आइडेंटिफिकेशन अगर हम करते हैं क्रूड ड्रग का, उसके अंदर हमें क्रोमेटोग्राफी की एप्लीकेशंस बतानी है। तो देखो क्रोमेटोग्राफी जो होता है उसको हम यूज़ करते हैं सेपरेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट इन प्लांट एक्सट्रैक्ट। प्लांट के अंदर जितने कंपोनेंट होते हैं अगर हमें उनका सेपरेशन करना है, उनको अलग अलग करना है या फिर उनका आइडेंटिफिकेशन करना है, पहचानना है, तो हम यूज़ करते हैं क्रोमेटोग्राफी का। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इट इज़ यूज्ड इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट। प्राइमरी मेटाबोलाइट का आइडेंटिफिकेशन करना है तो भी हम क्रोमेटोग्राफी कर सकते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट कौन कौन से हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया या प्रोटीन हो गया, तो इनके आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम।
क्रोमेटोग्राफी को यूज कर सकते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट। जैसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट कौन कौन से हो गए, एल्कलॉइड हो गया, ग्लाइकोसाइड हो गया, रेजिन हो गया, टेनिन हो गया, जितने भी कैटेगरी वाले आप प्लांट पढ़ते हो क्लास के अंदर वो सारे के सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट कैटेगरी के ही प्लांट होते हैं, तो सबके बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट एप्लीकेशन है, इट इज यूज्ड इन इम्प्योरिटी आइडेंटिफिकेशन। अगर आपको पता लगाना है कि आपके ड्रग के अंदर कोई इम्प्योरिटी तो नहीं है, तभी भी आप क्रोमेटोग्राफी का यूज करके पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट यूज है, इट इज यूज्ड इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड के आइडेंटिफिकेशन के लिए इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज है, इट इज यूज्ड इन एनालिसिस ऑफ फूड। फूड की जब भी हमें एनालिसिस करनी है तभी भी हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे आप जो भी खाने वाली चीजें होती हैं मार्केटेड, जैसे कि चिप्स हो गए या फिर कुरकुरे हो गए, तो उन पे भी एक है ना कंपोजिशन लिखा हुआ होता है पीछे कि इसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है, लिपिड कितना है, प्रोटीन कितना है। अगर आप उसको भी चेक करना चाह रहे हो कि जितना ये बता रहे हैं उतना ही है या ज़्यादा कम तो नहीं है कहीं, तो भी आप क्रोमेटोग्राफी के थ्रू आसानी से पता लगा सकते हो कि जो इन्होंने लेवल पे लिखा है, जो इन्होंने रैपर के ऊपर लिखा है, क्या वही सारी चीज़ें हैं या कुछ गलत भी चीज़ें हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है, इट इज़ यूज्ड इन सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन्स। तो हम इन सब के आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफी को। और क्रोमेटोग्राफी को हम सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ वोलेटाइल मटेरियल के लिए भी कर सकते हैं। अगर वोलेटाइल मटेरियल को भी सेपरेट करना है या आइसोलेशन करना है, जैसे कि प्लास्टिक के अंदर पता लगाना है या फिर नेचुरल जो वोलेटाइल मटेरियल हैं उनके अंदर पता लगाना है, या सिंथेटिक पॉलीमर्स का पता लगाना है, उनका आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हैं, तो भी हम क्रोमेटोग्राफी का यूज करके कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ अमाइनो एसिड पाथवे। अमाइनो एसिड पाथवे जो होता है इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, इसके यूज क्या हैं, अमाइनो एसिड का यूज हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। तो इसके आंसर में सबसे पहले आप इसी तरह से ही लिखा करो, जैसे अमाइनो एसिड पाथवे यूज होता है फॉर्म करने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे एजेंट। अब आप उन एजेंट्स के बारे में बताओगे, जैसे कि जो फ्लेवर एनहेंसर्स होते हैं या टेस्ट एनहेंसर्स होते हैं, उनकी तरह भी हम इनका यूज कर सकते हैं। जैसे जो मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है, तो ये किससे बना होगा, ग्लूटामीन जो होता है या ग्लूटामिक एसिड जो होता है, अमाइनो एसिड, ये उससे बना होगा मोनोसोडियम ग्लूटामेट। और इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं फूड इंडस्ट्री के अंदर। वैसे ही जैसे ग्लाइसिन और एलानिन हो गए, ये भी अमाइनो एसिड है, और इनको हम किस लिए यूज़ करते हैं, टेस्ट और फ्लेवर को एनहेंस करने के लिए। नेक्स्ट यूज़ हो जाएगा एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि जो ट्रिप्टोफेन अमाइनो एसिड होता है उसको अगर हम हिस्टिडीन के साथ में ऐड करवा दें, दोनों को मिक्स कर दें, तो ये बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं। और मिल्क पाउडर जो होता है उसको प्रिजर्व करने के लिए हम इसको ऐड कर देते हैं, जो ट्रिप्टोफेन और हिस्टिडीन का मिक्सचर है जो। और हम इसको और किस लिए यूज़ कर सकते हैं, तो जो फ्रूट जूस होते हैं उनको भी प्रिजर्व करने के लिए हम ट्रिप्टोफेन और हिस्टिडीन के मिक्सचर को यूज़ कर सकते हैं। सिस्टीन एक दूसरा अमाइनो एसिड होता है जो भी एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो सिस्टिडीन भी अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। थर्ड जो इसका एप्लीकेशन है वो है स्वीटनिंग एजेंट बनाने में इसको यूज़ कर सकते हैं। और स्वीटनिंग एजेंट बनाने के लिए सबसे अच्छा जो अमाइनो एसिड है वो होता है एस्पार्टेम। और एस्पार्टेम जो होता है ये बहुत अच्छा स्वीटनिंग एजेंट होता है। जितना सुक्रोज मीठा होता है, जो हमारे घर में शुगर होता है, चीनी होता है, उससे 200 गुना ज़्यादा मीठा होता है एस्पार्टेम। और एस्पार्टेम जो होता है वो एक डाईपेप्टाइड है। डाईपेप्टाइड मतलब 2 अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है, और वो दोनों अमाइनो एसिड कौन कौन से हैं, एक एस्पार्टिक एसिड और एक फिनाइलएलानिन। इसके बाद में हम अमाइनो एसिड को यूज़ करते हैं हर्बिसाइड की तरह। और हर्बिसाइड के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो हम अमाइनो एसिड को यूज़ कर लेते हैं पहले प्रिकर्सर की तरह। और प्रिकर्सर किसके लिए बनाने के लिए, तो ग्लाइकोफोसेट को बनाने के लिए अमाइनो एसिड को यूज़ कर लेंगे प्रिकर्सर की तरह। और जो ग्लाइकोफोसेट जब बन जाएगा या ग्लाइफोसेट जब बन जाएगा तो ग्लाइफोसेट एक्ट करता है एज हर्बिसाइड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, एनलिस्ट बायो सोर्स ऑफ कैटेचू एंड एसाफोइटिडा। यहाँ पे बायो सोर्स लिखना है, कैटेचू एंड एसाफोइटिडा। देखो जब भी बायोलॉजिकल सोर्स लिखना हो तो कंप्लीट लिखना होता है। उसके अंदर क्या आता है, फर्स्ट नंबर पे आपको लिखना है पार्ट ऑफ प्लांट, सेकेंड नंबर पे आपको लिखना होता है जीनस, फिर आपको लिखना होता है स्पीशीज, और सबसे लास्ट में लिखना होता है फैमिली। तो ये चारों की चारों चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए बायोलॉजिकल सोर्स में, तभी वो पूरा माना जाता है। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले कैटेचू का लिखेंगे बायोलॉजिकल सोर्स, और कैटेचू जो होता है ये हमें कहाँ से मिलता है, लीव्स और यंग शूट से। तो लीव और यंग शूट क्या हो गई, पार्ट ऑफ प्लांट हो गई। अब जिनस लिखेंगे तो अनकेरिया हो गया जिनस, और गैम्बियर हो गया स्पीशीज,
और फैमिली कौन सी होती है इसकी, रूबिएसी। तो कभी कभी क्या होता है बहुत सारा मैटर लिख देते हैं लेकिन उसमें ये वाली जो चारों चीज़ें हैं ये गड़बड़ गड़बड़ करके लिख देते हो, तो ऐसे नहीं करना। जो चीज़ एक्चुअल में है आपको वही लिखनी है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट पार्ट लिखो, जीनस लिखो, स्पीशीज लिखो और फैमिली लिखो, बस खत्म, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। इसके बाद में पढ़ेंगे बायोलॉजिकल सोर्स एसाफोइटिडा का। एसाफोइटिडा हींग होती है और जो ये जो हींग है या एसाफोइटिडा है ये ओलियोगम रेजिन होता है और ये हमें मिलता है एक्सुडेशन से। एक्सुडेशन का मतलब क्या होता है, सिक्रीशन होता है, प्लांट इसको सिक्रीट करता है अपने स्टेम में से। तो ये सिक्रीशन से या फिर एक्सुडेशन से मिलता है। और कैसे सिक्रीट करता क्यों है प्लांट, इसको बाहर निकालता क्यों है, तो जब भी इंसिजन लगा देते हैं यानी कि कट लगा देते हैं प्लांट के अंदर, और प्लांट के भी किस पार्ट के अंदर, राइजोम के अंदर और उसके रूट्स के अंदर। तो रूट और राइजोम के अंदर अगर हमने यहाँ पे कट लगा दिया है तो यहाँ से निकलता रहता है ये गोंद की तरह, जैसे गोंद निकलता है, गम निकलता है, वैसे ही ये निकलता रहता है। और प्लांट का जीनस स्पीशीज क्या होता है, फेरियोला फोइटिडा, और इसकी फैमिली होती है एपिएसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, राइट द कॉम्पोजिशन एंड थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ जेंशियन एंड बेंजोइन। कॉम्पोजिशन लिखना है। कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे लिखना है आपको केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। ये ऐसे वाले टर्म कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं। और थेराप्यूटिक यूज का मतलब तो थेराप्यूटिक यूज है ही, यूजेस लिखने हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 2 ड्रग का पूछा है ना, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं जेंशियन का। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉम्पोजिशन जेंशियन की। कॉम्पोजिशन मतलब इसके अंदर केमिकल कौन कौन से होते हैं। तो जेंशियन जो होता है इसके अंदर बिटर ग्लाइकोसाइड होते हैं, और जो ड्राइड जेंशियन की रूट होती हैं उनके अंदर क्या क्या होता है, उनके अंदर जेंशिनिन होता है, जेंशिया मैरिन होता है, बिटर ग्लाइकोसाइड होते हैं, और इनके साथ साथ में इसके अंदर जेंशियनिक एसिड भी होता है जिसको हम जेंटिसिन भी बोलते हैं। और जो कंपोनेंट हैं वो है जेंशियोपिक्रिन और जेंशियनोज। तो जितने भी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं सारे के सारे जेंशिया से ही मिलके बने हुए हैं, जैसे जेंशिनिन, जेंशिमेरिन या फिर जेंशियनिक एसिड, जेंटिसिन, जेंशियोपिक्रिन और जेंटियनोज। तो सारे के सारे जेंशियन से ही मिलके बने हुए हैं। इतना तो हर किसी के अंदर आ ही रहा है, तो आप याद कर लोगे आसानी से। नेक्स्ट है थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ जेंशियन। अभी हमने इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन लिख ली है जेंशियन की, अब दूसरा क्या लिखेंगे, इसके थेराप्यूटिक यूज लिखेंगे। तो थेराप्यूटिक यूज जो होते हैं जेंशियन के वो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे जो इसका मेन यूज होता है। तो इसका मेन यूज क्या होता है, ये डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स में यूज करा जाता है। और जो जेंशियन होता है उसको हम एंटीहेल्मिंटिक की तरह भी यूज करते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह भी यूज करते हैं, एंटीसेप्टिक की तरह भी यूज करते हैं, बिटर टॉनिक, चेलेगोग, इम्यूनिगोग एंड फेब्रिफ्यूज, इन सब की तरह भी यूज करते हैं। और ये यूज होता है रेफ्रिजरेंट और स्टमैचिक के अंदर भी। तो इसके मेन यूज अगर समझे जाएं तो मेन यूज तो इसके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड ही होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पढ़ेंगे बेंजोइन का, कि बेंजोइन जो होता है इसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है या इसके जो थेरेप्यूटिक यूज होते हैं वो क्या होते हैं। तो पहले कंपोजिशन पढ़ लेते हैं बेंजोइन का। बेंजोइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं फ्री बाल्समिक एसिड, और ये जो फ्री बाल्समिक एसिड है वो भी 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है, एक है सिनेमिक एसिड और एक है बेंजोइक एसिड। तो बाल्समिक एसिड के अंदर 2 केमिकल हो गए, सिनेमिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड, और इन दोनों के एस्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं। फिर इसके अंदर इन सब के अलावा और क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो सिया रेजिनोलिक एसिड और सुमा रेजिनोलिक एसिड ये भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर ये वाले जो 2 केमिकल हैं ये कहाँ से हैं, जो बेंजोइन होता है वो 2 तरह का होता है, एक होता है सुमत्रा बेंजोइन और एक होता है श्याम बेंजोइन। तो श्याम बेंजोइन जो होता है उसमें क्या ज़्यादा अमाउंट में होता है, सियाम मतलब सिया, और सुमात्रा में क्या प्रेजेंट होता है ज़्यादा अमाउंट में, सुमात्रा में प्रेजेंट होता है सुमा रेजिनोलिक एसिड। तो श्याम से बन गया सिया और सुमात्रा से बन गया सुमा, ऐसे करके याद कर लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे बेंजोइन का थेरेप्यूटिक यूज। तो बेंजोइन को हम यूज करते हैं एज एक्सपेक्टोरेंट, एंटीसेप्टिक, कार्मिनेटिव, स्टिमुलेंट एंड डायूरेटिक प्रॉपर्टीज। इसको हम यूज करते हैं कॉस्मेटिक लोशंस में, परफ्यूमरी में और प्रिपेयर करने के लिए कंपाउंड बेंजोइन। बेंजोइन को यूज़ करते हैं इनहेलेशनल डोसेज फॉर्म के लिए, इसको यूज़ कर सकते हैं एक्सटर्नल एंटीसेप्टिक और प्रोटेक्टिव की तरह। और बेंजोइन जो होता है ये रेंसिडिफिकेशन को रिटार्ड करता है, जितने भी फैट होते हैं उनमें रेंसिडिफिकेशन हो जाता है, मतलब सड़ जाते हैं, जब स्मेल आ जाने लगती है गंदी सी फैट के अंदर, तो उसी को ही बोलते हैं रेंसिडिफिकेशन हो गया है या रेंसिडिटी आ गई है इनके अंदर। तो अगर हम उसको भी ख़त्म करवाना चाहते हैं या उसको प्रिवेंट करवाना चाहते हैं तो भी हम वहाँ पर बेंजीन का यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एस्टिमेशन ऑफ सेनोसाइड। सेनोसाइड जो होते हैं इनका एस्टिमेशन कैसे करेंगे, तो एस्टिमेशन हम मोस्टली टीएलसी के थ्रू ही करते हैं। तो टीएलसी के लिए सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए होता है, सबसे पहले चाहिए होगा अपना सैंपल। तो जो सैंपल है उसको हम मोस्टली जितने भी टीएलसीज करते हैं उनमें हम सैंपल को मोस्टली 1 mg को ही डिसॉल्व करते हैं 1 ml के अंदर। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, 1 mg लेंगे 1 ml में डिसॉल्व कर देंगे। हर किसी के अंदर मोस्टली 90% ड्रग के अंदर हम ऐसे ही सैंपल बनाते हैं। नेक्स्ट है स्टेशनरी फेज कौन सा यूज़ करेंगे, तो सिलिका जेल जी जो है इसको ही मोस्टली यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट है मोबाइल फेज कौन सा यूज़ करेंगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो यहाँ पर हम प्रोपेनॉल, इथाइल एसीटेट और वाटर को यूज़ करते हैं और इनका प्रोपोर्शन क्या है 5:3:1। ये जो जितना भी प्रोपोर्शन है इसको ऐड करके 10 आना चाहिए, अदरवाइज तो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी हम इन तीनों को ऐड करेंगे, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, तो टोटल हो गया 10 ऐड करेंगे तो। नेक्स्ट है डिटेक्टिंग एजेंट। तो डिटेक्टिंग एजेंट हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि टीएलसी प्लेट पे जब भी कंपाउंड अच्छे से सेपरेट नहीं हो पाते हैं या फिर किसी किसी कंपाउंड का कलर नहीं आता है तो हम उसके लिए डिटेक्टिंग एजेंट यूज़ कर लेते हैं। और इस डिटेक्टिंग एजेंट को बना के इसका स्प्रे जब भी करते हैं अपनी टीएलसी प्लेट के ऊपर, तो जो हमारे छुपे हुए कंपाउंड होते हैं, जैसे ये पहले नहीं दिख रहा था, ये पहले नहीं दिख रहा था, ये पहले नहीं दिख रहा था, तो जो पहले नहीं दिख रहे होते हैं वो वाले कंपाउंड भी हमें दिखने लग जाते हैं। तो यहाँ पर डिटेक्टिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं नाइट्रिक एसिड को और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएजेंट को। आरएफ वैल्यू क्या होती है, तो आरएफ वैल्यू याद रखिएगा, आरएफ वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है, 0 से 1 के बीच में होती है हमेशा, 0 से कम नहीं हो सकती, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो यहाँ पर ये जो सेनोसाइड्स हैं, क्योंकि 4 तरह के होते हैं सेनोसाइड, सेनोसाइड ए, सेनोसाइड बी, सेनोसाइड सी और सेनोसाइड डी। आप पूरा पूरा नाम भी लिख सकते हैं, सेनोसाइड ए, सेनोसाइड बी, सेनोसाइड डी सी, सेनोसाइड डी। तो इन सब का जो आरएफ वैल्यू होता है वो ए का होता है 0.4, बी का होता है 0.2, सी का होता है 0.7 और डी का होता है 0.55। कलर क्या आता है इसके अंदर, तो ब्राउन स्पॉट बन जाते हैं विजिबल लाइट के अंदर, और वो सारे के सारे ब्राउन स्पॉट जो होते हैं वही ही होते हैं सेनोसाइड्स के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एनलिस्ट वेरियस डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेना। सेना की हमें डिफरेंट स्पीशीज के बारे में बताना है। सेना और डिजिटेलिस जो होते हैं ये 2 प्लांट ग्लाइकोसाइड कैटेगरी के ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे अभी आपने पीछे देखा वो भी सेना से रिलेटेड ही था और ये भी क्वेश्चन सेना से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो सेना प्लांट होता है उसकी 2 स्पीशीज होती हैं, एक तो जो अपने इंडिया के अंदर मिलती है और एक जो यूरोप के अंदर मिलती है। तो इंडिया के अंदर मिलती है केशिया एंगस्टिफोलिया और जो यूरोप के अंदर मिलती है वो होती है केशिया एक्यूटिफोलिया। जो केशिया एंगस्टिफोलिया होता है उसको हम इंडियन सेना भी बोलते हैं क्योंकि ये इंडिया में मिलती है, और इसको हम टिन्नावली सेना भी बोलते हैं क्योंकि जो साउथ वाला पार्ट होता है वहाँ पर मिलती है, वहाँ पर एक जगह है टिन्नावली, तो वहाँ पर मिलती है ये, इसीलिए इसको टिन्नावली सेना भी बोलते हैं। केशिया एक्यूटिफोलिया जो होता है इसको हम यूरोपियन सेना भी बोलते हैं क्योंकि यूरोप में मिलती है, और इसको अलेक्जेंड्रियल सेना भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन केमिकल टेस्ट ऑफ रेजिन्स। रेजिन्स के केमिकल टेस्ट के बारे में लिखना है। तो रेजिन जो होता है उसके वैसे 3 केमिकल टेस्ट होते हैं, लेकिन आपको जो भी 2 अच्छे लगे आप उनको याद कर लीजिएगा, 2 भी सफिशिएंट होते हैं। तो फर्स्ट केमिकल टेस्ट है, ड्रग को सबसे पहले बॉईल करेंगे HCl के साथ कुछ टाइम के लिए, उसके बाद में इसको फिल्टर कर देंगे। फिल्टर करने के बाद में जो भी फिल्ट्रेट मिलेगा उसमें अमोनिया ऐड करेंगे, और अमोनिया ऐड जैसे ही करेंगे हम तो एक ब्लू फ्लोरेसेंस आ जाता है। अगर ब्लू फ्लोरेसेंस आया मतलब इसके अंदर रेजिन्स प्रेजेंट हैं। सेकेंड केमिकल टेस्ट होता है कि जो भी फ्रैक्चर्ड सरफेस है रेजिन की, यानी प्लांट जो भी होगा प्लांट पार्ट, उसको हम थोड़ा सा कट लगा लेंगे, तो ये फ्रैक्चर्ड सरफेस हो गई, और इसके ऊपर हम 50% नाइट्रिक एसिड को स्प्रे करा देंगे या इसके ऊपर थोड़ा सा लगा देंगे, तो ग्रीन कलर आ जाएगा इसके ऊपर, जो फ्रैक्चर्ड सरफेस है उसके ऊपर ग्रीन कलर आ जाएगा, मतलब इसके अंदर रेजिन प्रेजेंट है। थर्ड जो केमिकल टेस्ट है वो है फ्रैक्चर्ड सरफेस पर अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड का एक ड्रॉप डालते हैं, पहले ये फ्रैक्चर्ड सरफेस है, यहाँ पर हमने एक ड्रॉप डाला तो रेड कलर प्रोड्यूस हो जाता है, और जब हम वॉश करेंगे इसको वाटर के साथ में, पहले रेड कलर बन गया था लेकिन फिर अगर हमने इसको पानी के साथ वॉश कर दिया तो उसके बाद में ये वॉयलेट कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये होते हैं रेजिन के केमिकल टेस्ट। आपको जो भी 2 अच्छे लगे हैं वो 2 अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं पर ही फिनिश होता है। सारे के सारे ए सेक्शन के क्वेश्चंस जितने भी थे सारे के सारे फिनिश हो चुके हैं। अगर तो आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।